तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ का एग्ज़ाम 27 और 28 मार्च को आयोजित किया जाएगा। तो इस वाले वीडियो में हम लोग जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप के पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, मंगल पांडे कहाँ के वृत्त से जुड़े हुए थे? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बैरकपुर। मंगल पांडे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लीजिए जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में पूछा जाए या पेपर में पूछा जाए कि मंगल पांडे किस नेटिव इन्फैक्ट्री में शामिल हुए, तो मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फैक्ट्री में शामिल हुए थे। अच्छा, अगर पेपर में अगर ये पूछा जाए कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, काफ़ी हाईलाइट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपके परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को दी गई थी। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत सरकार ने मंगल पांडे पर कब डाक टिकट जारी किया, तो भारत सरकार ने मंगल पांडे पर 1984 में डाक टिकट जारी किया। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? लखनऊ, झांसी, मेरठ, कानपुर। तो सही जवाब हो जाएगा 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से शुरू हुई थी। तो सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिहार। देखिए गाइस, इस क्रांति की जो शुरुआत है 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों से होती हुई पूरे देश में फैल गई और जन क्रांति का रूप ले लिया। ये जन क्रांति पूरी तरह ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध थी। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चौथा क्वेश्चन, जगदीशपुर के राजा थे नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कुंवर सिंह तत्कालीन जगदीशपुर के लोकप्रिय राजा व 1857 के वीर योद्धा थे। अपनी युद्ध कुशलता से उन्होंने अंग्रेज सेनापतियों को 7 बार परास्त किया। पांचवा क्वेश्चन, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने ऑप्शन ए है 1857 के विद्रोह का विरोध किया था, बी है 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था, सी है 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी, डी है देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। यह आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, छठा क्वेश्चन है गाइस कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, साइमन कमीशन। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, पील आयोग। यहां पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें उनके बारे में जान लीजिए। अगर पेपर में पूछा जाए कि पब्लिक सर्विस आयोग का गठन कब हुआ था, तो पब्लिक सर्विस आयोग का गठन 26 अक्टूबर 1950 को हुआ था।
अच्छा, ये बताएगा कि पील आयोग जो था, ये पील आयोग कब बना था? तो पील आयोग जो है ये 1857 में बना था। अगर हंटर आयोग की अगर हम बात करें तो हंटर आयोग की स्थापना वर्ष 1920 में हुई थी। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। सभी डेट याद कर लीजिए, हो सकता है कि यहां से एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ लिया जाए। 7वां क्वेश्चन, कैलीबर किस खेल से संबंधित है? शूटिंग, साइकिलिंग, बेसबॉल, गोल्फ। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैलीबर खेल जो है ये शूटिंग से संबंधित है। देखिए गाइस, कैलीबर शब्द शूटिंग निशानेबाजी से संबंधित है। सामान्यतः यह बंदूक के आंतरिक व्यास से संबंधित है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, पोलो, शूटिंग। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, शूटिंग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सो गाइस नवा क्वेश्चन है कि बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 3, 4, 5, 6। बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल एक टीम खेल है जिसमें 5 सक्रिय खिलाड़ी वाली 2 टीमें होती हैं जो एक दूसरे के खिलाफ 1 फुट यानी कि 3.048 मीटर ऊंचे घेरे गोल में संगठित नियमों के तहत एक गेंद डालकर अंक अर्जित करने की कोशिश करती हैं। 10वां क्वेश्चन देखेगा, जूडो में सर्वोच्च उपाधि क्या है? 12वां डैन, पीली बेल्ट, 10वां डैन, काली बेल्ट। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 10वां डैन। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? कोची, पटना, मदुरै, इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मदुरै। अगर हम बात करें मदुरै की तो मदुरै शहर ये कहां पर स्थित है? तो मदुरै शहर वैगई नदी के तट पर तमिलनाडु में स्थित है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व के कौटिल्य और मेगास्थनीज के ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। यह भी फैक्ट आपको याद रखना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल, गोविंद बल्लभ पंत, देवीलाल। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल। सबसे पहले हम बात करेंगे मोरारजी देसाई की। तो मोरारजी देसाई के बारे में जान लीजिए। 1967 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर मोरारजी को उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनाया गया था। अब हम बात करेंगे वल्लभ भाई पटेल की। वल्लभ भाई पटेल देश की स्वतंत्रता के पश्चात सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री के साथ प्रथम गृह सूचना तथा रियासत विभाग के मंत्री भी थे। गोविंद बल्लभ पंत की अगर हम बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री थे। देवीलाल की बात करें अगर हम तो इनका पूरा नाम है चौधरी देवीलाल। इनका जन्म 25 सितंबर वर्ष 1914 को हुआ था और मृत्यु उनकी 6 अप्रैल सन 2001 को हुई थी, जो कि हरियाणा में ताऊ देवीलाल के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। हरियाणा के एक प्रमुख राजनीतिज्ञ थे जो कि 19 अक्टूबर 1989 से 21 जून 1991 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। वे 2 बार 21 जून 1977 से 28 जून 1979 तथा 17 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 1989 हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे। उनकी समाधि संघर्ष घाट दिल्ली में है। 13वां क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है।
अगर इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। यह भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड 2021 की हम बात करेंगे तो देखिए, उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। सभी फैक्ट याद कर लीजिए जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? भूमध्य सागर का लाइट हाउस किसे कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिसिली का स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी स्ट्रोम्बोली द्वीप पर स्थित है। सिसिली के उत्तरी तट से दूर स्ट्रोम्बोली टाइड्रियन सागर में एक छोटा सा द्वीप है। यह भी आपको ध्यान रखना है। सो गाइस, 15वां क्वेश्चन देखेगा, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है मेघना, पद्मा, भागीरथी, महागंगा। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? पद्मा, ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के रूप में नामित किया गया है। गंगा की मुख्य धारा देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर शुरू होती है। भागीरथी, गंगोत्री ग्लेशियर और अलकनंदा उत्तराखंड में शतोपंथ ग्लेशियर से उत्पन्न होती है। भारत में गंगा नदी की जो लंबाई है लगभग 2500 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। गंगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और अंत में बांग्लादेश में बहती है। 16वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? ब्रह्मपुत्र और गंगा, ताप्ती और ब्यास, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, सिंधु और गंगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। 17वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सतलज, सतलुज। अगला क्वेश्चन 18वां, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? सोन, कोसी, गंडक, मयूराक्षी। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गंडक नदी से पानी आता है। बिहार के चंपारण जिले में सिंचाई के लिए त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है। इसे 1979 में शुरू किया गया था। गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहा जाता है। ये मध्य नेपाल और उत्तरी भारत में स्थित है। यह काली और त्रिशूली नदियों के संगम से बनी है जो नेपाल की उच्च हिमालय सीमा से निकलती है। यहाँ पर आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहा जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये मध्य नेपाल और उत्तरी भारत में स्थित है। 19वां क्वेश्चन देखेगा, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? पूंजीवादी व्यवस्था, पारंपरिक व्यवस्था, अधिकार व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समाजवादी व्यवस्था। 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं? कार और टेलीविजन सेट, दुग्ध और दुग्ध उत्पाद, खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद, पंखा और बिजली की इस्त्री जैसे विद्युत उपकरण। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज है मध्यवर्ती उपभोग, अंतरण अदायगी, उपादान अदायगी, पूंजी निर्माण। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपादान अदायगी। 22वां क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? उदारीकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण, केंद्रीकरण। सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, केंद्रीकरण। 23वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कर की वसूली केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं की जाती? आयकर, सीमा शुल्क, व्यवसाय कर, उत्पादन शुल्क। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, व्यवसाय कर। देखिएगा, इस व्यवसायिक करों, इसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल टैक्सेस की वसूली केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं की जाती, बल्कि यह राज्य सरकार द्वारा की जाती है। 24वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? मनोरंजन कर, संपत्ति कर, आय कर, निगम कर। कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मनोरंजन कर। मनोरंजन कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले अन्य कर भू राजस्व कर, स्टाम्प शुल्क, पथ कर, मोटर वाहन कर, राज्य उत्पादन शुल्क तथा व्यावसायिक कर इत्यादि हैं। 25वां क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, 25वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 356। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 359। 26वां क्वेश्चन देखिएगा, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? के एन मुंशी, वी एन राव, के एम नाम्बियार, हृदयनाथ कुजरू। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, हृदयनाथ कुजरू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? वाई वी रेड्डी, एन के सिंह, इनको बोलेंगे नंद किशोर सिंह, विजय केलकर, केसी पंत। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं नंद किशोर सिंह। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जरा ध्यानपूर्वक देखेगा आप लोग। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 10 मार्च 1950, 15 मार्च 1950, 16 मार्च 1951, 20 मार्च 1950। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। चलिए, योजना आयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। यह भारत सरकार की एक संस्था थी। इसने पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की थीं। इसका गठन की अगर हम बात करें तो इसका जो गठन है 15 मार्च 1950 को हुआ था। इसे 17 अगस्त 2014 को भंग कर दिया गया था और नई संस्था नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष थे। नीति शब्द का अर्थ होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं नीति आयोग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर हम उपाध्यक्ष की बात करें तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सुमन बेरी। यह आपको ध्यान में रखना है। 29वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन है योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय कृति का कार्य करता है? राष्ट्रीय एकीकरण परिषद, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, उपरोक्त में से कोई नहीं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला क्वेश्चन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? शीला दीक्षित, रोज एम मैथ्यू, बीड़ा मजूमदार, मार्गरेट अल्वा। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा, रोज एम मैथ्यू। अगला क्वेश्चन 31वां,
निम्न में से किस एक की प्राशस्ति अन्य तीनों से भिन्न है? पिछड़ी जाति आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। सो गाइस अगला क्वेश्चन, किसे भारतीय किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल। चलिए वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ जान लीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक विभाजित भारत यानी रियासतों और ब्रिटिश भारत के खंडित भागों को एक राष्ट्र के रूप में समेकित करने और भारत के विलीनीकरण को रोकने के उनके प्रयासों के कारण भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। सरदार को भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि भारत के लौह पुरुष के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। हाँ अगला क्वेश्चन देखेगा, करो या मरो का नारा किसने दिया था भाई? करो या मरो का नारा किसने दिया था? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो का। सबसे पहले हम बात करेंगे भगत सिंह की। साम्राज्यवाद का नाश हो, मैं एक मानव हूं और कुछ भी मानवता को प्रभावित करता है उससे मुझे मतलब है। राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूं जो जेल में भी आज़ाद है। निष्ठुर आलोचना और स्वतंत्र विचार ये क्रांतिकारी सोच के दो अहम लक्षण हैं। सुभाष चंद्र बोस, उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया था। यह आपको ध्यान रखना है। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह भी नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? सर अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम जॉस, चार्ल्स विल्किंस, जेम्स प्रिसेप। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चार्ल्स विल्किंस। देखिएगा ये जेम्स प्रिसेप जो था इसने अशोक के शिलालेखों की खोज की थी। यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? जेम्स प्रिसेप ने। तो सबसे पहले हम रॉल्फ ग्रिफ्थ के बारे में जान लीजिए। तो रॉल्फ जो ग्रिफ्थ थे ये वह वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले पहले यूरोपियन थे। अगर हम बात करें आर शमास्ट्री की, तो आर शमास्ट्री उन्होंने अर्थशास्त्र का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगर हम बात करें किसरी मोहन गांगुली, वह महाभारत का संपूर्ण अनुवाद प्रदान करने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राज्यसभा। सो गाइस 36वां क्वेश्चन, द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? मोहम्मद अली जिन्ना, अशफाक उल्ला खां, शौकत अली, सैयद अहमद खान। डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, सैयद अहमद खान। सैयद अहमद बिन मुताकी खान, जिसे आमतौर पर सर सैयद के नाम से जाना जाता है, 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश भारत के एक भारतीय मुस्लिम व्यवहारिक इस्लामी सुधारवादी और दार्शनिक थे। उन्होंने द रॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, जालियांवाला बाग ये कहां पर स्थित है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चंडीगढ़, अमृतसर, जालंधर, अंबाला। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा, अमृतसर। सबसे पहले जान लेते जालियांवाला बाग में जो नरसंहार हुआ था। तो जालियांवाला बाग का नरसंहार अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है। तो जालियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के आदेशों के तहत हुआ था, जिन्होंने दो राष्ट्रीय नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू और रॉलेट एक्ट की नज़रबंदी की निंदा करने के लिए जालियांवाला बाग में एकत्रित प्रदर्शनकारियों की गोलाबारी का आदेश दिया था। जालियांवाला बाग में हुई गोलाबारी की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर आयोग का गठन किया था। समिति ने घटना की निंदा की, लेकिन जनरल डायर के खिलाफ कोई आपराधिक या अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई। 38वां क्वेश्चन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये कहां पर स्थित है? लद्दाख, कन्याकुमारी, अंडमान, श्रीनगर। तो ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा, कन्याकुमारी।
विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत में तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी जिले के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित और सबसे मुख्य भूमि से 500 मीटर की दूरी पर स्थित सबसे लोकप्रिय स्मारक है। यह 1970 में महान भारतीय भिक्षु और सुधारक स्वामी विवेकानंद के सम्मान में बनाया गया था और निर्माण को पूरा करने में 6 साल लगे। गोलकुंडा कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद, औरंगाबाद, हैदराबाद, चेन्नई। गोलकुंडा जो है गाइस ये हैदराबाद में स्थित है। चलिए इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें जान लेते हैं। गोलकुंडा किला हैदराबाद शहर के पश्चिमी भाग में स्थित है और हुसैन सागर झील से लगभग 9 किलोमीटर दूर है। बाहरी किला 3 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है जो कि लंबाई में 4.8 किलोमीटर है। यह मूल रूप से मक्कल के रूप में जाना जाता था और 1143 में एक पहाड़ी के किनारे पर बनाया गया था। यह मूल रूप से वारगल के राजा के शासनकाल के तहत एक के कीचड़ किला था। बाद में इसे बहमनी सुल्तानों और फिर शासक कुतुब शाही राजवंश द्वारा 14वीं और 17वीं शताब्दियों के बीच गढ़ा गया था। गोलकुंडा कुतुब शाही राजाओं की प्रमुख राजधानी थी। आंतरिक किले में महलों, मस्जिदों और एक पहाड़ी शीर्ष मंडप के खंडर थे जो लगभग 130 मीटर ऊंचा है और अन्य इमारतों की एक पच्ची का नजारा देखने देता है। 40वां क्वेश्चन, खजुराहो कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। खजुराहो जो है गाइस ये मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन, एतमा दौला का मकबरा कहां पर है? आगरा, गोलकुंडा, दिल्ली, औरंगाबाद। तो एतमा दौला का जो मकबरा है ये आगरा में है, तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो हैं वो जान लीजिए। देखिए गाइस, एतमा दौला का जो मकबरा है ये भारत का ऐसा पहला स्मारक है जिसका निर्माण पूरी तरह से संगमरमर से किया गया है। इसका निर्माण 1622 से 1628 के बीच में कराया गया था। नूरजहां ने इस मकबरे का निर्माण अपने पिता मिर्जा गियास बेग के लिए करवाया था। यह मकबरा जो है यमुना नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसका गुंबद फारसी वास्तुकला शैली में बनाया गया है। 42वां क्वेश्चन, राजगीर किस राज्य में है? असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा, यह बिहार में स्थित है। राजगीर भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। यह कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी जिसके बाद में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। अगला क्वेश्चन, मुसमन बुर्ज स्थित है? आगरा, दिल्ली, मथुरा, अजमेर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यह आगरा में स्थित है। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? हजारीबाग, नेतरहाट, बोकारो, रांची। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। देखिए गाइस, चुटुरपालू को झारखंड का शिमला कहते हैं। चुटुरपालू के रांची जिले में अवस्थित होने के कारण उत्तर रांची ही होगा। नेतरहाट का छोटा नागपुर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। यह भी फैक्ट आपको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, फिनिक्स फॉर्म कहां पर है? सूरतगढ़, एसेक्स इंग्लैंड, डरबन दक्षिण अफ्रीका, कंपाला। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डरबन दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? आत्मनियंत्रण, नसबंदी, निरोध, लूप। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आत्मनियंत्रण। 47वां क्वेश्चन, निम्नलिखित सत्याग्रह में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा, बारदोली, खेड़ा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सत्याग्रह में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। अगला क्वेश्चन, अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति, लगान का नगद में परिवर्तन। डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, लगान का नगद में परिवर्तन। फैक्ट जान लीजिए, किसानों की मुख्य शिकायतें लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, निर्वाचन आयोग की 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया? 1982, 1988, 1989, 1990। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1988। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था? आर श्रीनिवासन, बी आर अंबेडकर, सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी आर अंबेडकर। द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इसको बोलेंगे ILP, वामपंथी ब्रिटिश राजनीतिक दल थी जिसकी स्थापना वर्ष 1893 में वेटफोर्ड में एक सम्मेलन में हुई थी। स्थानीय और राष्ट्रीय असंतोष के बाद उदारवादियों ने बहुमत के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले कामकाजी वर्ग के उम्मीदवारों का समर्थन करने में स्पष्ट अनिच्छा दिखाई। एक निर्दलीय सांसद और प्रमुख संघ के आयोजक कीड हार्डी इसके पहले अध्यक्ष बने।